नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने कल उसने कहा था कहानी को पूरा पढ़ लिया, उसके बारे में कुछ विद्वानों के जो भी विचार थे वो हमने बताया आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए और आशा करते हैं आप पढ़ रहे होंगे। तो जब भी आपको समय मिलेगा आप पूरा पढ़ना, ऑफलाइन निकाल करके पढ़ना, पूरे ध्यान से पढ़ना, आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि हमें भी फायदा हुआ था। और प्रत्येक कहानी से एक क्वेश्चन तो पक्का, कहीं कहीं दो भी आ जाते हैं, तो प्रत्येक तो आप 1 घंटा दोगे आपको 2 नंबर का फायदा मिलेगा। इसी के साथ आज हम अगली कहानी पढ़ते हैं, पुरस्कार। और पुरस्कार कहानी ये जो पढ़ेंगे हम, मूल कहानी है ये। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी है। और ये जो पुरस्कार कहानी है ये जयशंकर प्रसाद ने जो 4 कहानी संग्रह लिखे थे उनमें एक कहानी संग्रह आप लोगों को पता हो तो उनका आंधी था, और आंधी कहानी संग्रह में ये पुरस्कार कहानी शामिल है। ज्यादा समय खराब न करते हुए आज कहानी पढ़ते हैं। और आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कहानी पढ़ो उसका प्रारंभ और अंत आपको पता होना चाहिए। तो पढ़ते हैं। आद्रा नक्षत्र आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, प्राची के एक निरब्ध कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। और आप पहली लाइन को यहां तक अंडरलाइन करोगे, स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। और ये जो स्वर्ण पुरुष है ये किसके लिए आया है? सूर्य के लिए। तो आप यहां तक लिख लोगे। लगा देखने महाराज की सवारी सेलमाला। अब पूछ लेगा महाराज की सवारी कौन देखने लगा, उसमें आ जाएगा अवध के नागरिक मधुलिका। सूर्य पुरुष तो ध्यान रखना, स्वर्ण पुरुष आया इसमें। ऐसे क्वेश्चन पूछता और ज्यादा नहीं पूछता। तो देखने महाराज की सवारी सेलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जयघोष हुआ। भीड़ में गजराज की चामर धांडी सुंड उन्नत दिखाई पड़ा। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों और अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों के 2 दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश और फूल कुमकुम तथा खीलों से भरे ताल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। जहां मैं आप लोगों को कहूं वहां आप लोग अंडरलाइन करते चलना और एक बार इसको पूरा पढ़ लेना, फिर अंडरलाइन को पढ़ते चलना। विश्वास रखो आपको फायदा ही फायदा होगा। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वच्छन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़ करके महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्ट बेलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोर कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। अंडरलाइन करो। क्वेश्चन है कहाँ का उत्सव प्रसिद्ध था? कौशल का उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कर्षक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी। तो कौशल में कौन सा पूजन होता था? इंद्र पूजन। गोट होती थी। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। तो ये कौशल का जो इंद्र पूजन है ये प्रतिवर्ष होता। आप लोग इसे भी अंडरलाइन करो। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर के योग देते थे, यानी भाग लेते थे। मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। आप इसे भी अंडरलाइन करो। कहाँ का राजकुमार था? मगध का राजकुमार था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। इसे भी अंडरलाइन करो आप लोग।
बीजों का एक थाल ले कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत किसका था? मधुलिका का। यह खेत किसका था? मधुलिका का, जो इस बार महाराज के लिए चुना गया था। तो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, कुमारी यानी शादी नहीं हुई थी, इसे अंडरलाइन करो। सुंदरी थी, ये उसकी विशेषता है। कोसे वसन उसके शरीर, वसन यानी वस्त्र, कोसे वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं सुशोभित हो रहा था। तो आप लोग यहां से भी अंडरलाइन करो, थोड़ा सा हो रहा था। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रखे अलकों को। कर्षक बालिका के शुभ्र बाल पर श्रम कणों की भी कमी न थी। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मन मुस्कुराहट के साथ शेर उठते थे, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शीतलता नहीं की। सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। विस्मय से, कौतूहल से। तो इतना तो पूछेगा नहीं, लेकिन रहने दो आप लोग। और अरुण देख रहा था किसको? इसे अंडरलाइन करो कि सारा गांव तो किसको देख रहा था? महाराज को हल चलाते हुए। और अरुण किसे देख रहा था? कर्षक कुमारी मधुलिका को देख रहा था। कितना बोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। तो ये भी पूछ लेगा आप लोग, यहां तक अंडरलाइन करना कि अरुण किसको देख रहा था। उत्सव का प्रधान करते करते यानी कार्य समाप्त हो गया। मधुलिका ने, महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। अंडरलाइन करो। आगे बढ़ते हैं। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर कर दिया, यानी बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कह दिया, देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है। तो ये बोल रही है कि हमें अंडरलाइन करो। अगर आप लोग पूरे मन से पढ़ो, समझ करके पढ़ो, तो लाइनें खुद बोलती है कि हमें अंडरलाइन करो। हम आएंगी कक्षा में, पेपर में। इसे बेचना अपराध है। तो पूछ लेगा कि मधुलिका को अपनी जमीन बेचना अपराध क्यों लगा? क्योंकि वह किसकी भूमि थी? अपने पितामहों की भूमि थी। इसीलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। आप लोग यहां तक अंडरलाइन करो इसको। महाराज के बोलने के पहले ही वर्द मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध क्या बक रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तो इसको भी आप लोग यहां से करो। अबोध कहा, क्या बक रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, और फिर कौशल का तो सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। यहां तक अंडरलाइन करो। तू आज से राज के रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना। राज के रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है, मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अत्यंत वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है। तो यहां से आप लोग अंडरलाइन करो। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने क्या कहा? मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अत्यंतम वीर सिंह मित्र की यह एकमात्र कन्या है। कौन?
मधुलिका। महाराज चौंक उठे। सिंह मित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उस वीर की मधुलिका कन्या है। हाँ देव। सविनय मंत्री ने कहा, इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, वह राजा का खेत कहा जाता है। यहां तक महाराज को विचार संघर्ष में विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई। सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। तो ये लाइन भी बोल रही है कि हमें अंडरलाइन करो। आगे चलो। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठा, खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्दों से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा। किस मधुक वृक्ष के? जिस वृक्ष के नीचे सिंह मित्र की कन्या मधुलिका विश्राम कर रही थी या बैठी थी। जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निंद्रा में सुख ले रही थी। अरुण ने देखा, एक छिन्न माधविलता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। सुमन मुल्कित थे, भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठी। अंडरलाइन कर लो। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दुष्ट तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही न कल के उत्सव की संचालिका रही हो। और भद्रे किसके लिए आया है? तो ये मधुलिका के लिए आया है। उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था कल। उस सम्मान क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र? अब भद्र किसके लिए आ गया? राजकुमार के लिए। आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उसी छवि का भक्त बन गया है देवी। वो पूछ लेगा कि ये पंक्ति किसकी है, कि मेरा हृदय तुम्हारी उसी छवि का भक्त बन गया है देवी। और ये किसकी हो गई पंक्ति? तो अरुण राजकुमार की। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आहा, मनुष्य कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। तो इसे भी आप थोड़ा अंडरलाइन कर लो। पूछ लेगा कौन किसे कह रहा है। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अवगुठन में रहना नहीं जानती। उसे अपनी राजकुमार, मैं कर्षक बालिका हूँ, आप नंद बिहारी, और
मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली हूं। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। मैं दुख से विकल हूं, मेरा उपास न करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा। ये कौन कह रहा है? ये अरुण कह रहा है। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। क्या है कौशल का राष्ट्रीय नियम? ये आपको पता चल गया। मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभक्ति कहते हैं, राष्ट्र के प्रति समर्पणशीलता कहते हैं। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कर्षक बालिका का अपमान करने न आता। मधुलिका उठ खड़ी हुई। इसमें थोड़ा आप लोग इसको अंडरलाइन करोगे कि राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध का, तो इसे थोड़ा अंडरलाइन करो आप लोग कि नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर खींचकर एक कर्षक बालिका का अपमान करने न आता। सोच खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रतन किरीट चमक उठा। अशुभ वेग से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। तो इसे अंडरलाइन करो। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्ण कुटीर थी। इसे अंडरलाइन कर लो आप लोग। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कर्षक उसका आदर करते। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी, मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप, और इसे करो अंडरलाइन। अब कौन सा मौसम आ गया? शीतकाल की रजनी, मेघों का भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा था। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव तो आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों पर उसे बीती हुई बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधु के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था? तो आप लोग इसे अंडरलाइन करोगे। कहां से? जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले, यहां से लेकर के आप लोग इसे यहां तक तो अंडरलाइन पहले करोगे, फिर इसको भी कर लो कि कितने वर्ष हुए? 3 वर्ष हुए होंगे। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ सी आने से कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। वह पूछने लगी, क्या कहा था? दुग्ध हृदय उन स्वपंसी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय रे विडम्बना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यतीत और अधीर कर दिया। मगध की प्रसाद माला
के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ टपकाता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा के भीषण रूप धारण किए, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बार कुछ शब्द हुआ, कौन है यहाँ? पति को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर, थोड़ा इसे भी अंडरलाइन कर लो, ज्यादा मोस्ट नहीं लेकिन फिर भी कर ही लो। अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करके देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह दशा? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे, एक अनाथिन का बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, कुहरे से धुली हुई चांदनी, हाड़ कपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वो भी तो एक सिंह मित्र यानी एक सेनापति की पुत्री थी। मधुलिका, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैंने कैसे छोड़ देता और करता ही क्या? क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते हैं। अब तो तुम भूल न करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था। वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं सकता। नवीन राज्य ओ, तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे? कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिके, मैं तुम्हें राजरानी के सम्मान से सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छीने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरला मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़े बहने लगा। द्वंद मच गया। उसने सहसा कहा, आहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण डिडाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्ष स्थल फूल उठा। वह हाँ भी नहीं कह सकी, ना भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर मैं तुम्हें इस कौशल सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिके, अरुण के कड़क का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुंह से निकल गया, क्या? सत्य मधुलिके, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। यह मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे, और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। तो अंडरलाइन करो
कि कौशल के सैनिक कहाँ गए, सेनापति कहाँ गए थे, ये पूछ लेगा आप लोगों को। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन करो, मधुलिका से लेकर के यहां तक। जो कहोगे वही करूंगी, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्णमंच पर कौशल नरेश अनिद्रित अवस्था में आंखें मुखलित किए हुए, एक चामर धारणी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई बढ़ाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामर के शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। ताम्बुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। और ये स्त्री कौन है? ये वही मधुलिका है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। तो कितने वर्ष हुए? 3 वर्ष हुए। ओहो, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो, क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जो भी ये जो हुई थी 2022-23 वाली वैकेंसी, उसमें आया था ये क्वेश्चन कि उसने मधुलिका ने भूमि कहाँ मांगी? तो दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप मांगी। तो क्या मांगी उसने? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, वह अपनी खेती करूंगा। और ऐसी कैसी लाइन फर्स्ट ग्रेड 2023 में 22 में हुआ शायद जो एग्जाम हुआ, उसमें ये पंक्ति ऐसे कैसे आई थी? मुझे एक सहायक मिल गया है। और ये सहायक कौन मिला? अरुण। वह मनुष्य से मेरी सहायता करेगा, भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कर्षक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं। सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी ये प्रार्थना देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य, जानते हो मंत्री, को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूँ। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण बयावे नाले के तट पर घना जंगल है। आज मनुष्य के पथ संचार से शून्यता भंग हो रही है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। नगर दूर था, फिर उधर यूं ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर की किसको चिंता होती? एक ही घने कुंज में अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली। निवड़ वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 पहर और विश्वास करो, प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। तो कितने? 4 पहर करो अंडरलाइन। अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित में एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति
बनूंगा मधुलिके। और इसमें जो यह है ना तुम्हारा अभिषेक होगा, तो ये तुम्हारा बेटा मधुलिका के लिए आया है, न कि तुम उसके लिए समझ जाओ अरुण के लिए। तुम्हारा अभिषेक होगा तो वो मधुलिका के लिए आया है। भयानक अरुण, तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूं। को केवल 100 सैनिक से तुम रात के तीसरे पर मेरी विजय यात्रा होगी। तो ये भी याद रखना, इसके पास कितने सैनिक थे? 100 सैनिक थे। रात के तीसरे पैर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? कौन पूछ रही है? मधुलिका। अवश्य तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना संसद थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रसन्न कर बैठती। तो किसकी कल्याण कामना संसद थी? तो मधुलिका की। किसके लिए? अरुण के लिए। थोड़ा देख लेना है। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा को संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा हुआ था। उसका मन विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। तो पहला भय किसके लिए हुआ? पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। यदि वह सफल न हुआ तो फिर से ऐसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्गे एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? इसीलिए तो कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने इतिहास में रमे हैं, प्रेमचंद इतिहास में इतने सफल नहीं हुए हैं। जब हम कल की क्लास पढ़ेंगे तो प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद में थोड़ा अंतर भी देखेंगे। तो पहला वे हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मगध का चिरशत्रु। और मगध का चिरशत्रु कौन था? अरुण था। ओ उसकी विजय कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या, सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। तो आप इसे अंडरलाइन करो। कौशल नरेश ने क्या कहा था? नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे हो, वह पगली की तरह चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। रात एक पहर बीत चुक चली, पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उदेड़मुन में विक्षिप्त थी, चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती थी। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ पे खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ से निकटा। इसे अंडरलाइन करो। वो कहां से? प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही बीच पथ पे खड़ी हो गई और अधेड़ से निकटा। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग था। अब देखो, कहने की बात तो नहीं, लेकिन मैं बता ही देता हूं कि अगर आरपीएससी चाहे, और उसने कभी पूछा भी है, तो पूछ सकती है कि जो आगे जो अधेड़ सैनिक था उसके बाएं हाथ में क्या था और दाहिने हाथ में क्या था। तो देखो, बाएं हाथ में तो अश्व की वल्गा थी और दाएं हाथ में नग्न खड़ग था। इनको कर्म ध्यान रखना, नहीं तो वो कर देगा बाएं हाथ में तो नग्न खड़ग और दाहिने हाथ में अश्व की वल्गा। ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी पूछ लेती है, इसलिए इनको अंडरलाइन करना। अत्यंत वीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पक्ष में हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्वर होकर कहा, कौन? उत्तर नहीं मिला। तब एक दूसरे अश्वारोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है? स्त्री कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे।
रमणी जैसे विकार ग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो। और रमणी जैसा विकारग्रस्त किसका था? रमणी किसके लिए आया है? रमणी यहाँ मधुलिका के लिए आया है। मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले पगली है। पगली नहीं, यह वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट कहे, श्रावस्ती का दुर्ग एक पहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पास उसका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों के नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी। अंडरलाइन। और स्वयं 20 अश्वारोही के साथ दुर्ग की ओर बढ़ा। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र था। इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। वह अब केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। किसके साथ? श्रावस्ती दुर्ग के साथ। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। पूछ लेगा कि लोगों की ईर्ष्या का कारण क्या है। और जो ये आया है कि कौशल के अतीत स्वर्ण गाथाएं जुड़ी हुई है, तो ये उत्तर वैदिक कालीन घटना का चित्रण है। आप लोग इसके बारे में लिखो। ये किसका है? उत्तर वैदिक कालीन घटना। ये है ना कि उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन घटना है, स्वर्ण गाथाएं। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? अग्निसेन किसके लिए आया? प्रहरी के लिए आया। दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? तो दुर्ग में 200 सैनिक थे। सेनापति की जय हो। कितने? 200। उसके बाद अरुण के पास 100। नाले की ओर कितने गए? 80। दस्युओं का दमन करने कितने गए थे? 100। तो वापस उसके साथ कितने आए? 20। 80 नाले की तरफ चले गए थे। और उसके पास कितने, यानी दुर्ग में कितने हैं? 200। डाटा को याद रखना, वो उल्टा सुल्टा करके तुम्हें कंफ्यूज में डाल देगा। उन्हें शीघ्र ही एकत्रित करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। तो कितने को लेकर भेज रहा है? 100 सैनिकों को। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा और वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपने सुख निंद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इसी समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त सूत्र ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे यह संदेश दिया है। तो अंडरलाइन करो कि ये देव किसके लिए आया है? राजा के लिए। और इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लो। राजा ने मधुलिका की ओर देखा। वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह
गढ़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सिंह सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्रित करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया है। वह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा तुम यहीं ठहरो, पहले उन आताइयों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग के उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ जाने से बचा। दस्यु किसके लिए आया बेटा? अरुण के लिए। आवाल वर्द नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। पूछ लेगा क्या दी? मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। तो पहले इसको अंडरलाइन करो। राजा ने क्या कहा कि मेरी निज की जितनी खेती है मैं तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई और ये पंक्ति भी फर्स्ट ग्रेड 2022 इसमें आई है। अब आप लोग कहोगे कि दो पंक्ति कैसे आई? तो एक तो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर था उसमें आई और एक सामान्य शिक्षा विभाग का पेपर था उसमें आई। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो अभी जो रिसेंट में 2022 वाली जो वैकेंसी हुई है अपनी 22-23 में जो वैकेंसी हुई है फर्स्ट ग्रेड की, उसके दोनों पेपर उठाओ। एक में तो ये लाइन मिलेगी कि तो मुझे भी प्राण दंड मिले, कहती हुए बंदी के पास खड़ी हो गई। और एक में जो मैंने पीछे बताई थी कि उसने भूमि कहाँ मांगी। अगर ये दोनों क्वेश्चन ना मिले तो कमेंट करना, इसके बाद आपको क्वेश्चन में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा ही नहीं। इसी के साथ आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। और 42 मिनट का जो आपने समय दिया वो आपके लिए 2 नंबर, अगर एक क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन आए तो 4 नंबर। वैसे आपके जीवन में हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम दो जिसमें पुरस्कार कहानी जुड़ी हुई है उसमें आपको हमेशा ये नंबर दिलाती रहेगी कहानी, ये विश्वास करो। और इसी विश्वास के साथ यह आपका चैनल है विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। क्योंकि हम भी तो कोरोना में रीट की तैयारी करने जयपुर भागे थे, वहाँ 20-20 हजार 15,000 रुपये जो मिशन कोचिंग है उसमें फीस दे करके आए। वो लोग इतना झूठ बोलते हैं कि एक भी क्वेश्चन तो उनके नोट्स से मिला नहीं, अभी भी नोट्स है। अगर आप लोग शिकायत करो और वो पूछे तो उनको नोट्स दिखा देंगे, वो जो रद्द हुआ था पेपर दिखा देंगे। कोचिंग वाले अपना बिजनेस चला रहे हैं। फिर हमने अच्छे गुरु से वही कोचिंग ली हमने भी। अब ये नहीं कि आपने कैसे कोचिंग ली, देखो अगर सही है, गुरु सही है, खुद सक्सेस है। अब हमारे जो गुरु जी थे खुद प्रोफेसर है, खुद विभाग के अध्यक्ष है हिंदी विभाग के, तो उन्होंने जो हमें बताया उसी प्रकार हम आपको बता रहे हैं। अब हमने वहाँ पैसे देकर के पढ़ा, हमें पता है कि पैसे कैसे आते हैं, कोचिंगों की फीस कैसे दी जाती है, कैसे खर्चा होता है, कैसे जयपुर में रहना मुश्किल है, 100 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था। इसीलिए जो हमने इतनी मेहनत करके इतने पैसे दे करके जो ग्रहण किया वो आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। वैसे फ्री में तो क्या है, देखो सबको कुछ ना कुछ लालसा या लालच होता है। अब इसे आप लालसा मानो, इसे आप हिंदी की सेवा मानो, या इसे आप हमारा व्यवसाय मानो, कुछ भी मानो, हमें फायदा तो होगा ही कि जैसे हमारा चैनल बढ़ेगा, मोनेटाइज होगा, कुछ हमें पैसे मिलेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन वे कि आपको फ्री में वो 20,000 जो कोचिंग के लगते हैं वो चीज आपको यहाँ मिल रही है। अगर नहीं मानो तो जो बंदा कोचिंग कर रहा है बढ़िया कोचिंग सेंटर से, उससे
उसकी कहानी को देखो, उसको कैसे पढ़ाया, आपको देखो आपको कैसे पढ़ाया, पुराने पेपर देखो कितने क्वेश्चन मिले, आने वाले पेपर देखो कितने क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर ना मिले तो इसे अनलाइक अनसब्सक्राइब और कमेंट करो कि कुछ भी न मिला। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ हिंदी। पढ़ते रहिए, हिंदी माँ की सेवा करते रहिए। और आज जो अपना देश राष्ट्र भाषा, अपनी राजभाषा जो अपनी हिंदी है, उसमें जो हिंदी का मान घटता जा रहा है, उसी सम्मान मान को ऊपर उठाओ, हिंदी साहित्य का परचम लहराओ। और हिंदी का जो आजकल जो लोगों की दृष्टि हिंदी के प्रति बनी हुई है घृणा सी, उस दृष्टि को बदलते हुए हिंदी का सम्मान होना चाहिए। इसी राह में या इसी पथ पर, इसी उद्देश्य से हम जो हिंदी पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, वो एक कदम मानो। इससे जो आंदोलन है, ये जो आपका कारवां है, इसमें आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो आप लोगों को भी पढ़ करके जब आपको समय मिले आप सक्सेस हो जाओ तो आपको भी पढ़ाना है। हिंदी की महत्ता बतानी है कि हिंदी किसी से कम नहीं है। जिस प्रकार अटल जी कहते हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक राष्ट्र पुरुष है, उसी प्रकार हिंदी को एक छोटी मोटी भाषा नहीं, ये एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विश्व की भाषा है। हिंदी में वो शब्द है, वो भावना है, वो चीजें है, वो आत्मीयता है कि ये जो वर्तमान जो आपके अनैतिकता का दौर चल रहा है, जिसमें कलकत्ता जैसे कांड सामने आ रहे हैं, बांग्लादेश जैसे हादसे सामने आ रहे हैं, अगर उनको कोई बदल सकता है तो वो हिंदी साहित्य बदल सकता है, आपकी हिंदी बदल सकती है। इसीलिए तो जोग देरिदा जो पश्चिम के विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि हिंदी ही साहित्य, हिंदी साहित्य ही वो भाषा है या साहित्य है जो सोच को के अगर जड़ें मजबूत कर सकता है तो उनकी जड़ों को हिला भी साहित्य ही सकता है। किसी के साथ ज्यादा समय खराब न करते हुए आप लोगों का पढ़ते रहिए, हिंदी माँ की सेवा करते रहिए, मान बढ़ाते रहिए, क्योंकि हिंदी माँ का मान बढ़ेगा तो हम बेटों का भी मान बढ़ेगा। अगर माँ का ही मान नहीं है तो फिर हम बेटे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, कितने ही बड़े प्रोफेसर क्यों ना हो जाए, हम प्रोफेसर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, भले ही प्रोफेसर बन जाए, एसोसिएट कितने बड़े हो जाए, अगर अपनी हिंदी माँ का मान नहीं है तो हमारा भी कोई मान सम्मान नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय माँ हिंदी, जय माँ सरस्वती। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। धन्यवाद।